चलिए, तो अब हम जुड़ गए हैं अपने दूसरे टॉपिक से, इसको जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। ये जो टॉपिक है मैंने सूक्ष्म रूप से पहले टॉपिक में भी इसको पढ़ाया है, लेकिन अब मैंने इसको अलग से ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो रहा था, तो मैंने इसको अलग ले लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में और ये इम्पोर्टेंट भी है बाल विकास के दृष्टिकोण से देखें तो, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाना शुरू किया है दूसरे टॉपिक में। और मैं दो चार किताबों में देखा है, वहाँ पे भी इसको अलग टॉपिक रखा गया है, किसी किसी में एक कर दिया है, किसी किसी में दो। तो मैंने इसको दूसरे टॉपिक में लेना ही अच्छा समझा, क्योंकि एक में पढ़ाता तो टॉपिक बड़ा हो जाता तो कन्फ्यूजन होने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया। कल हम बाल विकास की प्रकृति को पढ़ चुके थे और आज हम बाल विकास के सिद्धांत में से कुछ एक और टॉपिक है कि बाल विकास में परंपरागत विश्वास क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे और थोड़ा सा बाल विकास की उपयोगिता के बारे में भी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि यदि मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाए। बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि सर लिंक नहीं मिल रही है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके पास, और नोटिफिकेशन को हिट कर दें तो आपके पास, बेल आइकन को हिट कर दें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख लेंगे बिना लिंक के। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कि बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास क्या है। परंपरागत विश्वास मतलब जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो बहुत पुराने हैं, वो क्या विश्वास हैं, वो लोग क्या मानते हैं बाल विकास के संबंध में, बाल विकास को वो लोग क्या मानते हैं इस बारे में। ट्रेडिशनल बिलीफ्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों के लिए उन परंपरागत विश्वासों का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के माता पिता के विश्वास बालक के प्रति व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि ये विश्वास माता पिता परंपरागत विश्वास रखते हैं बाल विकास के प्रति माता पिता, तो ये क्या करता है कि बालक के प्रति व्यवहार, बालक का जो व्यवहार है उसको प्रभावित करता है, और इस प्रकार कि माता पिता की विचारधारा से बालकों का विकास भी प्रभावित होता है। आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे करता है, क्या ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं, क्या परंपरागत विश्वास होते हैं। अभी मैं इसको आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल बिलीफ, परंपरागत विश्वास क्या है बाल विकास के संबंध में। देखिए, तो पहले तो ये है बेबीहुड या बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से संबंधित कुछ परंपरागत विकास निम्न प्रकार है। पहला कैसा है? पहला है कि बाल्यावस्था बालक की एक लाचारी या असहायता की अवस्था है। ये परंपरागत विश्वास ये है, पहले लोग ऐसा मानते थे कि बाल्यावस्था जो है ये बालक की एक लाचारी की और असहायता की, हेल्पलेसनेस की अवस्था है। मतलब इस अवस्था में बालक दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये लाचारी की अवस्था है। इसमें बच्चे को दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है, डिपेंडेंट रहता है अपने माता पिता पे, खासतौर पे पूर्व बाल्यावस्था में। लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है, ये लोग मानते हैं ऐसा, एक्चुअल में सही नहीं है। दूसरा है सुखी बचपन सुखी जीवन की गारंटी देता है। इनका मतलब ये है कि यदि बच्चे का बचपन अच्छे से सुखी होगा, बचपन में बच्चा यदि खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेगा, खेलेगा कूदेगा, तो क्या है कि उसका पूरा जीवन प्रसन्नता में गुजरेगा। यदि उसका बचपन प्रसन्नता में गुजरेगा तो उसका पूरा जीवन प्रसन्नता में गुजरेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। बचपन उसका कुछ है, किशोरावस्था कुछ है, प्रौढ़ावस्था कुछ है, वृद्धावस्था कुछ है, वयस्कावस्था कुछ है। तो एक्चुअल में रियलिटी तो ये है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि बचपन अच्छा गुजरेगा तो पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी, बट ऐसा नहीं होता, आप लोगों को पता है। तीसरा है वही बच्चे सुखी रहते हैं जो चिंता मुक्त रहते हैं। वही बच्चे सुखी रहते हैं जो क्या रहते हैं, जिनको चिंता नहीं रहती। तो ऐसा भी नहीं है, हो सकता है बच्चे बचपन में चिंतित ना हो, लेकिन अपनी आने वाली स्टेज में वो चिंतित हो जाएं। बाल्यावस्था में चिंतित नहीं है, चलो ना होना भी नहीं चाहिए, वैसे तो हमें कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि बच्चे चिंतित रहते नहीं हैं बाल्यावस्था में, तो क्या गारंटी है कि वो किशोरावस्था में चिंतित नहीं होंगे या वयस्क अवस्था में नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि वही बच्चे सुखी रहते हैं जो चिंता मुक्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं है,
हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ केस में होता है ऐसा। तो ये भी एक परंपरागत विश्वास है जो माता पिता मान लेते हैं कि वही बच्चे सुखी रहते हैं जो चिंता मुक्त रहते हैं, और ऐसा मान लेने के कारण बच्चों का विकास प्रभावित होता है। ये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इस बात का, इसलिए इनको परंपरागत विश्वास कहा गया है, ट्रेडिशनल बिलीफ। दूसरा है जन्म। दूसरा क्या है? जन्म, बर्थ। बच्चों के जन्म के संबंध में कई परंपरागत विश्वास प्रचलित हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि पहला बच्चा अन्य बच्चों की अपेक्षा योग्य होता है। अब ये देख लो भाई कि जो पहला बच्चा है वो अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसा होता है? योग्य होता है, योग्य होता है। तो ये भी एक धारणा है, ये एक धारणा बना ली है समाज ने, परिवार ने, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि यदि आपके पास यदि किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो जो पहला बच्चा है वो उन दूसरे और तीसरे बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा होशियार होगा, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझता होगा और बहुत ही योग्य होगा। उसमें वो सारी कुशलताएं होंगी जो दूसरे और तीसरे बच्चे में नहीं है, क्योंकि ये पहला बच्चा है। तो ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा परंपरागत विश्वास प्रचलित है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि पहला बच्चा अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है। साथ ही यह विश्वास है कि अधिक लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है। अधिक लाड़ प्यार दोगे आप तो बच्चा बिगड़ जाता है। ये तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, परंपरागत विश्वास भले है ये, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। बाकी इस पे आप मनन करें, चिंतन करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके हिसाब से ये परंपरागत विश्वास ठीक है या नहीं है। यह विश्वास है कि अधिक लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है। देखो कोई कोई परंपरागत विश्वास, ट्रेडिशनल बिलीफ जो सही है वो हमें मनोविज्ञान में और बालक के विकास में सहायता करता है, बाकी सभी नहीं सहायता करते। जैसे ये है कि अधिक लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है, ये परंपरागत विश्वास है जिसको हम सही मान लेंगे और बालक को ज़्यादा लाड़ और प्यार नहीं देंगे। ये थोड़ा थोड़ा सही है क्योंकि ये बच्चे के विकास में योगदान देगा। हम अपने बच्चे के विकास की प्रक्रिया में उसको ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो सच में बढ़ जाता है। तो ये परंपरागत विश्वास कोई कोई उसके विकास में सहायता कर देता है, बाकी ज़्यादातर सहायता नहीं करते। तो इसको आप समझ लो अच्छे से, ज़्यादातर परंपरागत विश्वास बच्चे के विकास में सहायता नहीं करते, लेकिन कोई कोई कर देता है। जैसे जैसे ये पॉइंट कर देता है, ये पॉइंट कर देता है कि हाँ ये तो सही बात है कि लाड़ प्यार में बच्चे ज़्यादातर बिगड़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करने का, उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं देना। ऐसा भी नहीं करना कि उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं देना, बच्चों को प्यार भी देना है लेकिन ज़्यादा नहीं देना। ज़्यादा दोगे तो सच में बिगड़ जाएंगे। ये परंपरागत विश्वास आज के दौर में बालक के विकास में सहायक है, बाकी कोई सहायक नहीं है। बहुत कम सहायक होते हैं परंपरागत विश्वास। वंशानुक्रम के संबंध में परंपरागत विश्वास क्या है? हेरिडिटी। इस संबंध में भी परंपरागत विश्वास है कि जो बाल विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक है, बाल विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक है, ये वाला प्रचलित विश्वास है कि अच्छे नेता, अच्छे लीडर, अच्छे वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाले, जैसे नरेंद्र मोदी, तो अच्छे नेता, अच्छे वक्ता, उत्तम शिक्षक प्रशिक्षित करना, उत्तम शिक्षित पैदाइशी होते हैं। मतलब ये जन्म से ही होते हैं। अच्छे नेता जन्म से होते हैं, अच्छे वक्ता जन्म से होते हैं, उत्तम शिक्षक जन्म से होते हैं। और कैसे होते हैं? पैदाइशी होते हैं, जन्म से होते हैं। जन्मजात इनमें ये क्षमताएं, योग्यताएं, कुशलताएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा शिक्षक तुम जन्म से ही बन पाओ। तुम यदि थोड़ी सी भी तुम्हारे पास सामान्य बुद्धि है, तुम पढ़ते हो, मेहनत करते हो, अच्छा वातावरण तुम्हें मिलता है, तो तुम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो, एक प्रभावी शिक्षक बन सकते हो, तुम एक अच्छे नेता बन सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जन्म से ही हो, ये जन्मजात क्षमताएं हैं। ये जन्मजात क्षमताएं नहीं हैं। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के कारण आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छे वक्ता यानी कि एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के कारण, सिर्फ वंशानुक्रम नहीं, सिर्फ ये वंशानुक्रम नहीं, ये हेरिडिटी नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से बनते हैं, ना कि सिर्फ वातावरण। तो ये एक परंपरागत विश्वास है कि ये तो अच्छे नेता जन्म से ही बनते हैं, जो कोई अच्छा शिक्षक बनता है वो जन्म से ही बनता है। ये परंपरागत विश्वास है और इसमें कुछ नहीं है। गर्भकालीन प्रभाव, प्रीनेटल इन्फ्लुएंस। कौन सा इन्फ्लुएंस? प्रीनेटल इन्फ्लुएंस, गर्भकालीन प्रभाव। कि जब बालक गर्भ में रहता है
तो क्या प्रभाव पड़ता है, और जो प्रभाव पड़ता है उसी की यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि गर्भवती माँ गर्भवती शिशु के ऊपर अपना अमिट प्रभाव छोड़ सकती है। अमिट प्रभाव मतलब ऐसा प्रभाव जो मिट ना सके, अमिट प्रभाव छोड़ सकती है। यह भी मान्यता है कि गर्भकालीन अवस्था में माँ की विचारधारा का प्रभाव उत्पन्न होने वाली बालक पर पड़ता है। तो मान्यता है कि माँ जो है उसकी जो विचारधारा है, कब विचारधारा, जब उसके पेट में बच्चा रहता है, गर्भकालीन अवस्था में, जन्म मतलब गर्भधारण करने से 9 माह तक का जो पीरियड होता है, उसमें जो माँ की विचारधारा रहती है, माँ कैसे सोचती है, कैसे क्रियाओं पर रिएक्ट करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, इन सब चीज़ों का, इन विचारधाराओं का, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, माँ के दिमाग में कैसी बातें चल रही हैं, क्या चिंतन कर रही है, इन सब चीज़ों का प्रभाव किस पे पड़ता है, बालक पे पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की डेट में ऐसा नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने इसको प्रूव नहीं किया, और हम प्रूव चीज़ों को मानेंगे, और जो चीज़ प्रूव नहीं हुई है उसको हम परंपरागत विश्वास ही मानेंगे। तो ये परंपरागत विश्वास ही है। जैसे अभी एक उदाहरण था अच्छा, कि अधिक, यह विश्वास है कि अधिक लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है। ये चीज़ सही है, लेकिन कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा सही नहीं मानते। सही है, हमें लगता है कि ये परंपरागत विश्वास थोड़ा सा ठीक है। समाज में हमने, परिवार में हमने, रिश्तेदार में, दोस्त यारों में हमने देखा है कि जिनके माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये परंपरागत विश्वास है, हम इसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे आज के दौर में, क्योंकि इसको वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। विज्ञान ने इसको नहीं बताया, मनोविज्ञान ने इसको नहीं बताया, तो इसको भी हम परंपरागत विश्वास के अंतर्गत लेंगे। और जैसे हम कहते हैं कि भाई भगवान है, लेकिन विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है, तो उसी से इसका कनेक्शन है थोड़ा थोड़ा। इस उदाहरण को आप उसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि विज्ञान ने इस चीज़ को नहीं बताया, इसलिए हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो जो मनोविज्ञान ने बताया हमें उसी को सही मानना है, बाकी हमें चीज़ें परंपरागत विश्वास माननी है। गर्भकालीन प्रभाव हो गया। इसके बाद आपका है, अगला है सेक्स डिफरेंस, यानी कि यौन भेद। यौन भेद, स्त्रियों और पुरुषों के संबंध में भी अनेक भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, अनेक भ्रांतियाँ चलती हैं समाज में, परिवार में, कि स्त्री और पुरुषों में जन्मजात अंतर है। पुरुष जो है वो महिलाओं की अपेक्षा कम संवेगशील होते हैं, मतलब इनको ज़्यादा गुस्सा आता है महिलाओं की अपेक्षा, इनको रोना नहीं आता। अरे भाई, रोना सबको आता है, क्यों नहीं आता, लेकिन समाज ने ऐसी मान्यताएं निर्धारित कर दी हैं तो वो नहीं रोते कि अभी समाज क्या कहेगी, परिवार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त यार क्या कहेंगे। तो ये सारी मान्यताएं हैं, प्राचीन मान्यताएं हैं, ये प्राचीन धारणाएं हैं ये, कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा कम संवेगशील होते हैं। यह भी मानना है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम साहस होता है। साहस मतलब ये उसको क्या बोलते, युद्ध स्तर पे जो पुरुष सामने आते हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, महिलाओं में कम साहस होता है, वो नहीं लड़ पाती इतना। ये भी प्राचीन मान्यता है, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि कोई लड़की बहुत तेज होती है स्वभाव की, जो लड़कों से ज़्यादा लड़ाई में आगे होती है, अच्छे लड़के उससे डरते हैं। तो ये होता है रियलिटी में। लेकिन मान्यताएं तो कह रही हैं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम साहस है और बुद्धि भी कम है, ये भी कह रही बुद्धि भी कम है। तो ऐसा नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, जेंडर वाइज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित। तो आप इस आधार पर समझें कि यौन भेद, प्राचीन मान्यताएं बताती हैं कि यौन भेद हैं, लेकिन यौन भेद रियलिटी में नहीं है, एक्चुअलिटी में यौन भेद में कुछ भी नहीं है, लड़का लड़की एक समान है। अगला है बुद्धि। इस संबंध में प्रचलित अंधविश्वास सत्य प्रतीत नहीं होते। लोग मानते हैं, लोग क्या मानते हैं, देखो लोगों की मान्यताएं देखो आप, कि जो सुंदर है, जो स्वस्थ हैं, जो लंबे चौड़े हैं, इन व्यक्तियों की बुद्धि बहुत कम होती है। लो, ये कैसी मान्यता है, सुंदर है, स्वस्थ है, लंबे चौड़े हैं तो उनकी बुद्धि कम है, और शारीरिक रूप से हीन कुरूप व्यक्तियों की बुद्धि अधिक होती है। इस प्रकार के परंपरागत विश्वास हमारे समाज में प्रचलित थे और आज भी हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इन सबको हम नकार देंगे। बाकी यदि कोई परंपरागत विश्वास पूछे, हमारे इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाए, तो इन सारे विश्वास को हम याद रखें। और आधुनिक काल में ऐसा नहीं है, ये चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। ये परंपरागत विश्वास थे बाल विकास के संबंध में, कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है। तो प्राचीन काल में लोग ऐसे मान लेते थे कि ऐसे ऐसे विकास होता है, जो ज़्यादा सुंदर है, स्वस्थ है, उसमें बुद्धि ही नहीं है, ये बोल देते। तो ये प्राचीन काल के लोग थे, परंपरागत धारणाएं हैं ये। अब ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि अब मनोवैज्ञानिकों ने
चीज़ों पे अध्ययन किया है, स्टडी की है, उसके बाद चीज़ें बताई हैं जो प्रूव की हैं पूरी, और उसको अब हम पढ़ते हैं। चलिए आज थोड़ा सा छोटा है टॉपिक, तो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब किसी ने बोला था कि सर क्वेश्चन कराइए, शशि भूषण कुमार कोई है, उन्होंने वो रेगुलर कमेंट करते हैं, अच्छा उनको पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो और जिसको भी पढ़ना अच्छा लगता हो कृपया कमेंट किया करें, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं बता दूं कि आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लास थी वो 20 तारीख से लगेगी, मैम आपको पढ़ाएंगी 20 तारीख से। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की मैथ्स पढ़ाई जाएगी, और एक ही बार में पढ़ाएंगे, और जिससे लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि दोनों पेपर कवर हो जाएंगे, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और जो विषय आपके बचे हैं, लोगों ने कमेंट की है कि सर अलग अलग सब्जेक्ट कब पढ़ाए जाएंगे, तो ये मान के चलो कि 25 तारीख के आसपास आपके ऑल सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख को आपकी मैथ शुरू हो जाएगी, और 25 तारीख के आसपास आपकी पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, इन सब की, साइंस पेडागोजी, SST मैथ्स, EVS, इन सब की मैं पेडागोजी शुरू कर दूंगा। 2 से 3 या 4 वीडियो भी आएंगे, तो आप लोग जो भी चाहते हैं कृपया कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग चाहते क्या हैं। बाकी हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल का विकास करना। कि व्यवसायिक कौशल मतलब कि जैसे बच्चे ITI कर लेते 12वीं के बाद या 10वीं के बाद, और वो ITI में इलेक्ट्रीशियन से ITI कर ली और पंखा सुधारना, कूलर सुधारना सीख गया, उनको रोजगार मिल गया। क्या ये शिक्षा का उद्देश्य है? नहीं। सामाजिक चेतना का विकास करना कि समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये भी नहीं है हमारा आंसर। और विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन, देखो विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, तो ये भी नहीं है। सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं हमें तैयार करना, हमारी जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, क्योंकि व्यवहारिक जीवन उन्हें जीना है, उन्हें पूरा जीवन जीना है। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छा व्यवहारिक जीवन जिए, और उनकी बुद्धि अच्छे से विकसित हो, उनका पूरा विकास हो, ताकि वो जीवन में यदि ये सब चीज़ें विकसित हो जाएंगी तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप खूब पैसा कमा लेंगे, आपको खूब रोजगार मिल जाएगा, खूब नौकरी मिल जाएगी। तो शिक्षा का यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, कि आपको व्यवहारिक जीवन में कोई समस्या ना हो। शिक्षा का ये उद्देश्य है, आप इतने परिपक्व हो जाएं, इतने तैयार हो जाएं, इतने कठोर बन जाएं कि जीवन में कोई समस्या ना हो आपको व्यवहारिक जीवन में। तो C हमारा राइट आंसर है। अगला है एक उत्तम कक्षा शिक्षक। एक उत्तम कक्षा शिक्षक कैसा होना चाहिए? छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता हो, मतलब छात्र जो जानना चाहते हैं उसको वो बताता हो, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता हो। पारस्परिक संवाद मतलब एक दूसरे से संवाद, शिक्षक से बच्चा करेगा, बच्चा से बच्चा करेगा, बच्चा से शिक्षक करेगा, आपस में संवाद करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। हाँ, तो ये भी ठीक है। छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता हो। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं जीवन की, जो वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं, उनको बच्चों को उन समस्याओं से संबंधित करके पाठ पढ़ाता हो, उन समस्याओं के बारे में चर्चा करता हो कि दैनिक जीवन की ये समस्याएं, तुम्हारे क्या विचार हैं इन पे। तो ये सभी सही है, तभी वो एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, बाकी और जो है उनको अपन देख लेते हैं। कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आपको ये विकास के सिद्धांत क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि आपको बच्चे के जो विकास है उसको समझने में सहायता मिल सके। किस किस चीज़ समझ में सहायता मिल सके? शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में कि इसका सामाजिक स्तर क्या है, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना है या औचित्य स्थापित करने में। ये तीनों गलत हैं। सही है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल, तुम्हारे सीखने का तरीका क्या है, क्या स्टाइल है तुम्हारे सीखने की, तुम कैसे सीखते हो। कोई 2 घंटे में सीखता है, कोई 4 में सीखता है, कोई 10 मिनट में सीख लेता है, कोई लेट के पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई चल फिर के पढ़ता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से वो सीख तो रहा है और सब अलग अलग सीख रहे हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत शिक्षक को सहायता करते हैं बच्चों की अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं
को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। यदि आपने ये पढ़ रखी है तो आप अपने जब स्कूल में आप टीचर बन जाएंगे तो आप अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को एक बार में समझ जाएंगे, क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी है। आप अपने आसपास के बच्चों को देखें, उनको समझने का प्रयास करें, और उनकी मैंने जो विशेषताएं बताई थी बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जितना आप बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे उतना साइकोलॉजी में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उनको दैनिक जीवन में भी उनसे हमें संबंधित रहना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को अपना जो विषय है उसका भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे वो मैथ का टीचर है तो उसको मैथ भी आना चाहिए और प्लस में उसको साइकोलॉजी भी आना चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है? वो क्यों गणित में कमज़ोर है, बताइए आप। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, ये भी गलत है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ये भी गलत है। गणित अध्ययन की जो गणित जो आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने की विधि गलत है एक्चुअल में, आपके पढ़ाने का तरीका गलत है एक्चुअल में, इसलिए मधु गणित में कमज़ोर है। आप उसको अलग तरीके से पढ़ाइए, प्रभावी तरीके से पढ़ाइए, अपनी विधि को चेक करिए कि यही गलत है, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है। हमें अपने आप में चेक करना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, हमें उतना अच्छा पढ़ाना है। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः यानी कि नॉर्मल मैच्योरिटी से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः यानी कि नॉर्मल मैच्योरिटी से पहले प्रशिक्षित करना बालक को फ़ायदा करता है या नुकसान करता है या बिल्कुल रूप से प्रभावित नहीं करता, ये आपके ऑप्शन होंगे। तो देखो, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, लाभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि सामान्य परिपक्वन नॉर्मल मैच्योरिटी क्या होती। मान लो कोई एक 15-16 साल का लड़का है जो कक्षा 8-9 में या 10वीं में 9वीं या 10वीं में पढ़ता है। यदि आप उसको बोले कि नहीं आप तुम यूपीएससी की तैयारी करो, तुम यूपीएससी की तैयारी करो और तुम्हें उसमें पास होना है और तुम अभी से करो, तो क्या है कि ये जो लाभकारी हो या हानिकारक हो, या इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रशिक्षण में, उसको पढ़ाने में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। हो सकता है भाई कोई पढ़ाने वाला बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, उसको बहुत अच्छा वातावरण मिल जाए, वो लड़का भी बुद्धि से तेज हो, तो 15-16 वर्ष की अवस्था से ही वो सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए, अभी उसको सरल चीज़ें सिखाई जाएंगी, बाद में जब वो उसकी योग्य हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, फिर उसको और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, तो हो सकता है भाई उसका विकास हो जाए सामान्य परिपक्वन से पहले। देखो मैच्योर तो है नहीं, अभी 10वीं ही पढ़ता है, वो अभी यूपीएससी के लिए योग्य नहीं है, लेकिन सामान्य परिपक्वन से पहले भी प्रशिक्षित किया जाता है लोगों को। जैसे जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए साउथ इंडिया के बच्चे 6वीं क्लास से 6वीं क्लास का सिलेबस पढ़ते और जेईई के लिए भी कोचिंग जाते, और 6 साल ये कोचिंग करते हैं और कक्षा 12 के बाद 12th के बाद ये जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक हो, ये इस बात में निर्भर करता है कि उसको जो ट्रेनिंग दी गई है, उसको जो शिक्षा दी गई है, उसको जो पढ़ाई करवाई गई है, उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के शिक्षक ने उसे पढ़ाया गया है, उसको किस प्रकार का वातावरण दिया गया है, ये इस बात में निर्भर करता है। यदि अच्छा वातावरण दिया जाएगा, अच्छे से प्रशिक्षित किया जाएगा, तो वो कर भी लेगा तैयारी, और यदि नहीं कर पाएगा तो वो ना तो अपनी क्लास का पढ़ पाएगा या ना ये पढ़ पाएगा, उसको दोनों प्रकार का विकास रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है। पहला, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के द्वारा समय बर्बाद करना, मीनिमेक निकालना बंद करना, सीज नेगिंग, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सकारात्मक दंड का उदाहरण इनमें से मैं बता दूं क्या है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, दोस्तों के द्वारा क्या करना, क्लास में दोस्तों के द्वारा मजाक उड़ाना,
ये सकारात्मक दंड का उदाहरण है। जैसे कोई सवाल, जैसे एक टीचर है, उसने देखा कि मेरी क्लास में एक बच्चा है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में देता हूँ करने तो वो करके नहीं लाता, तो टीचर ने क्या किया कि इसको सकारात्मक दंड देना है। वैसे दंड तो देना मना है, लेकिन सकारात्मक दंड दे सकते हैं। तो सकारात्मक दंड देने के लिए शिक्षक ने क्या किया कि उसको जो साथ वाले हैं, जो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो उनके द्वारा उसने क्या किया कि उसका मजाक उड़वाया पूरी क्लास में। तो अब बच्चे को लगा कि यार ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको पनिशमेंट भी मिल गई, वो अगली बार से अब वो होमवर्क करके भी आएगा। तो ये होता है पॉजिटिव पनिशमेंट, कि पनिशमेंट तो देना है लेकिन वो कैसी रहे, पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना रहे। कि बच्चे को मैंने मारा भी नहीं है, पीटा भी नहीं है, और उसको रियलाइज़ भी हो गया कि अब हमें होमवर्क करके आना है, क्योंकि फिर हमारा फिर से मजाक उड़ाएंगे। तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए पनिशमेंट, पनिशमेंट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन भी आता है कि पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक होनी चाहिए पनिशमेंट। ये उदाहरण है, कोई दूसरा उदाहरण है अगर टीचर देता है तो, लेकिन वो कैसा होना, दंड कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव। नेगेटिव दंड नहीं देना हमें किसी भी प्रकार से। बाकी हमें शारीरिक मानसिक दंड तो देना ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, क्वेश्चन हमने स्किप किया था, उस पर अब हम जाते हैं। और ये वो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। यदि आप लोग कमेंट भी कर दें कितने में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, कितने आपसे पहले से बनते थे, और कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लगा। यह है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्रिएटिव आंसर्स के लिए आवश्यक है। इसको आप अच्छे से समझें, इससे संबंधित एक टॉपिक भी है रचनात्मकता या सृजनात्मकता। तो देखिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर कहाँ लिखे जाते हैं? सृजनात्मक उत्तर जब यूपीएससी की मेंस की परीक्षा होती है या स्टेट पीएससी की मेंस की जो परीक्षा होती है, तो वहाँ क्रिएटिव उत्तर जो लिखते हैं उनकी रैंक लग जाती है, वो पास हो जाते हैं, कलेक्टर बनते, एसपी बनते, तहसीलदार बनते। क्यों बनते? क्योंकि वो सृजनात्मक उत्तर लिखते हैं। सृजनात्मक उत्तर मतलब एक नयापन होता है, ओरिजिनलिटी होती है। किसी की कॉपी कट पेस्ट कॉपी नहीं होता, एक ओरिजिनल चीज़ होती है जो आज तक समाज में नहीं थी, परिवार में नहीं थी, लोगों को नहीं पता थी। एक नई चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे ने 3-4 कविताएं पढ़ी या 8-10 कविताएं पढ़ी या 8-10 लेखकों को पढ़ा, और फिर उसने एक नई कविता की रचना कर दी। एक नई कविता जो अभी तक नहीं थी, अब वो नई है एकदम। तो ये रचनात्मकता है, कोई नई चीज़ की खोज करना, किसी नई चीज़ को खोज निकालना होती है रचनात्मकता। रचनात्मकता को सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि बच्चे घर के पुराने कूड़े वूड़े से प्लास्टिक की बाल्टियों से एक अच्छी वस्तु तैयार कर देता है प्लास्टिक की, तो ये रचनात्मकता है। पुराने फैन कूलर पंखे से बच्चा एक नया पंखा बना देता है, काम चलाऊ पंखा जो चलने लगता है, अच्छा हवा देता है, लगा लिया घर पे, ये रचनात्मकता है। तो रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? अब किसी को उत्तर से चेक करना है, प्रश्न दिया अब आंसर लिखे, और यूपीएससी चेक करती है रचनात्मकता। कैसे चेक करती है? यूपीएससी जो रचनात्मकता चेक करती है बच्चे में, वो कैसे करती है? आप अपने उत्तर लिखेंगे, वो समझ जाएगी कि कौन रचनात्मक है और कौन प्रतिभाशाली है। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेगी, कौन रचनात्मक है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है। जो रचनात्मक होगा उसको वो ले लेगी। तो रचनात्मक उत्तर हमें कैसे लिखना है? क्या आवश्यक है रचनात्मक उत्तर लिखने के लिए? क्या प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, या प्रत्यक्ष शिक्षण या प्रत्यक्ष प्रश्न आवश्यक है? कि शिक्षक ने प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट शिक्षक ने क्लास में पढ़ाया और वहीं प्रश्न पूछ लिए, इससे क्या मिलेंगे रचनात्मक आंसर? नहीं मिलेंगे इससे, क्योंकि बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। आपने अभी पढ़ाया है, अभी उसको सोचने का मौका तो दो, तब तो वो अपने हिसाब से कुछ नया निकालेगा। दूसरा, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। आपने बाबा भारती कहानी सुना दी, उस विषय वस्तु पे आपने 4 प्रश्न दे दिए कि बाबा भारती घोड़े का नाम क्या था, फलान ठिकाना, बिला बिला बिला, और भी। तो विषय वस्तु यानी कंटेंट पे आधारित यदि आप क्वेश्चन देंगे तो उसमें भी रचनात्मकता विकसित नहीं होगी। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, एक ऐसी अनुशासित कक्षा जहाँ बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, हल्ला 1% भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि टीचर बहुत तेज है। तो जब बच्चा स्वतंत्र ही नहीं रह पाएंगे तो वो सृजनात्मक उत्तर कहाँ से देंगे? तो ये तो तीनों गलत हैं। सही आंसर है आपका सही आंसर है शी, ओपन एंडेड प्रश्न। ओपन एंडेड प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे मैंने कहा कि यदि आपको आईएएस बना दिया जाता है तो आप भारत की प्रशासनिक सेवाओं में
मतलब कौन सा चेंज करना चाहेंगे। या जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली को ही क्यों बनाया गया, तो आप अपना एक उत्तर लिखेंगे जिसका कोई अंत नहीं है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो आप लिखेंगे कि इस कारण दिल्ली बनाया गया, या इस कारण ऐसा किया गया, इस कारण ऐसा किया गया। आप जो अपने विचार देंगे, और उन विचारों में यदि आप अच्छे विचार देते हैं, घिसे पिटे नहीं, जो फैक्ट्स आंसर हैं वो नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि भोपाल की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपने कह दिया भोपाल, तो ये फिक्स आंसर है इसका। ये मुक्त उत्तर वाला नहीं है, ये तो फिक्स है, ये बंद अंत वाला है। बंद अंत वाला एक होते हैं मुक्त उत्तर वाले, एक होते हैं बंद अंत वाले। तो ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। ये जो मैंने बताया है कि दिल्ली को ही क्यों बनाया गया, तो आपने उत्तर इसका 10, 12, 20, 30, 30 जितनी चाहे लाइनों में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे भोपाल। ये बंद अंत वाला उत्तर है भोपाल वाला, और दिल्ली वाला ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि उसको मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दिए जाएं, ना कि ऐसे प्रश्न दिए जाएं जैसे मैंने कह दिया कि भारत की राजधानी क्या है, उसने कह दिया दिल्ली। मैंने कहा आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, उसने कह दिया आंध्र प्रदेश की राजधानी शायद तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तो उसने ये बता दिया। उसने कह दिया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने, इससे उसमें रचनात्मक विकसित नहीं होगी। उसको ये बताना है कि टीपू सुल्तान का क्या योगदान है भारत के इतिहास में, रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान है भारत के इतिहास में, महात्मा गांधी का क्या योगदान है भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा का भारत के जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो भारत की राजनीति है उसमें का योगदान है। ये जो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से आपको सृजनात्मक उत्तर मिलेंगे। यदि आप फिक्स एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेंगे तो उससे नहीं मिलेगा आपको सृजनात्मक उत्तर। और इसी क्वेश्चन को बेस बनाते हुए हमारा वीडियो खत्म होता है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी एक जो आपका कोई एक भी फ्रेंड हो उसको शेयर कर दें। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता दें। यदि आपको कोई और अन्य विषय पढ़ना हो तो कमेंट में आप बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है।